हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SD एजुकेशन पर। आज है 2 सितंबर 2024 और हम बात करने वाले हैं रेगुलर की तरह आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इस सेगमेंट में यानी कि इस वीडियो में हम बात करते हैं उस दिन के क्या कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बने हुए हैं, क्या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चंस को कवर किया जाता है। केवल करंट अफेयर्स के क्वेश्चन ही नहीं, इसके साथ साथ क्या कुछ जीके के प्रश्न बनते हैं, उन जीके के प्रश्न को भी कवर किया जाता है, सॉल्व किया जाता है। तो ये सिर्फ करंट अफेयर्स के पर्दे से ही नहीं बल्कि जीके के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होती है। तो अगर आप वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं तो आपको पूरा बेनिफिट मिलेगा। तो इसके लिए आप वीडियो पर रेगुलर बने रहिए। अगर वीडियो पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए बढ़ते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन के साथ। तो आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय पोषण दिवस कब मनाया गया? यानी कि जो राष्ट्रीय पोषण दिवस है ये कब मनाया गया? तो ए ऑप्शन है 31 अगस्त, बी ऑप्शन है 1 सितंबर, सी ऑप्शन है 2 सितंबर और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1 सितंबर को राष्ट्रीय पोषण दिवस मनाया गया। राष्ट्रीय पोषण दिवस के साथ साथ राष्ट्रीय पोषण सप्ताह की भी शुरुआत की गई। इसकी राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, तो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह जो होता है वो 1 तारीख से लगा करके 7 तारीख तक रहता है और जो पहली तारीख होती है उस दिन राष्ट्रीय पोषण दिवस मनाया जाता है। तो 1 सितंबर को राष्ट्रीय पोषण दिवस मनाया गया और 1 सितंबर से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाएगा। आगे आप यहाँ पे देख भी सकते हैं नेशनल न्यूट्रिशन डे 2024। आगे अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय पोषण दिवस 1 सितंबर को मनाया जाता है। यह दिवस लोगों को पोषण की महत्वता और स्वस्थ आहार के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए या जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। यानी कि जैसा कि पोषण न्यूट्रिशन आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में पोषण की कितनी आवश्यकता होती है। अगर पोषण से हम लोग अच्छे से प्रकार से पोषण अगर ग्रहण नहीं कर रहे हैं तो कुपोषित होने की पूरी संभावना रहती है, कुपोषण के शिकार होते हैं, जिससे हमारा शरीर शिथिल हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, विभिन्न प्रकार की बीमारियां आ जाती हैं। तो उससे दूर होने के लिए, उससे बचने के लिए ये जो राष्ट्रीय पोषण दिवस है ये मनाया जाता है, जिसमें पोषण का महत्व क्या है, स्वस्थ आहार क्या होते हैं, हमें कौन कौन से ऐसे आहार हैं जिनको ग्रहण करने से हम स्वस्थ रह सकते हैं, अच्छा पोषण कैसे प्रदान करें, इन सभी बातों के लिए जागरूकता फैलाई जाती है। आगे बात करें राष्ट्रीय पोषण सप्ताह की, अभी हमने बताया कि 1 सितंबर को राष्ट्रीय पोषण दिवस मनाया जाता है और 1 सितंबर से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। बात करें इस वर्ष का राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2024 की थीम क्या है, तो सभी के लिए पोषण पौष्टिक आहार, ये इस वर्ष की थीम है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह की। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, थीम छोटी है, पूछे जाने की पूरी संभावना है, तो इसीलिए आप ये थीम भी बहुत ही अच्छे से कहीं नोट डाउन कर सकते हैं। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 अगस्त 2024 को बाधवान बंदरगाह की आधारशिला कहाँ रखी? यानी कि जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, इन्होंने 30 अगस्त 2024 को बाधवान बंदरगाह की आधारशिला रखी है। ये कहाँ पर इन्होंने ऐसा किया हुआ है? तो ए ऑप्शन है दहानू महाराष्ट्र, बी ऑप्शन है पालघर महाराष्ट्र, सी ऑप्शन है सूरत गुजरात और डी ऑप्शन है मुंबई महाराष्ट्र। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पालघर महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 30 अगस्त 2024 को बाधवान बंदरगाह की आधारशिला रखी हुई है। आगे अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महाराष्ट्र के पालघर जिले में बाधवान बंदरगाह की आधारशिला रखी। यह विभिन्न मत्स्य पालन परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया गया, यानी कि यहाँ पर विभिन्न प्रकार की जो मत्स्य पालन होता है उनकी परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया गया। और इसके साथ साथ पीएम मोदी ने मछुआरों को ट्रांसपोंडर और किसान क्रेडिट कार्ड भी वितरित किए। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसके साथ में जो कुछ पॉइंट बन रहे हैं वो पॉइंट सभी इंपॉर्टेंट हैं। यह जो है यह 1560 करोड़ रुपए की 218 मत्स्य पालन परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया गया। यानी कि यहाँ पर जो बाधवान बंदरगाह की आधारशिला रखी गई, इसके साथ साथ 1560 करोड़ रुपए की 218 मत्स्य पालन परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया गया। बाधवान बंदरगाह की बात करते हैं तो बाधवान बंदरगाह परियोजना की जो लागत है वो 76,000 करोड़ रुपए है। यानी कि इसमें अनुमानित कितना लागत आने वाली है, तो 76,000 करोड़ रुपए लागत आने वाली है। और इसका उद्देश्य है एक विश्व स्तरीय समुद्री प्रवेश द्वार स्थापित करना। इंपॉर्टेंट
है, भारत की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये बांधवान बंदरगाह परियोजना, और इसका उद्देश्य है कि एक विश्व स्तरीय समुद्री प्रवेश द्वार स्थापित करना। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 11 से 20 नवंबर 2024 तक कहां आयोजित की गई? तो इसका ऑप्शन ए है रांची झारखंड, ऑप्शन नंबर बी है राजगीर बिहार, सी है ऑप्शन टोक्यो जापान, और डी है कुआलालंपुर मलेशिया। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी राजगीर बिहार में महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 आयोजित की गई। आगे अगर हम बात करें तो राजगीर टू होस्ट वुमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2024 यानी 2024 नवंबर 11 टू 20 2024। आगे हम बात करें तो महिला एशियाई चैंपियनशिप 2024 आयोजित कहाँ की गई? बिहार के राजगीर में आयोजित की जाएगी। यह आयोजित की जाएगी कब? 11 से 20 नवंबर 2024 तक, यानी 11 से 20 नवंबर 2024 तक ये बिहार राजगीर में आयोजित की जाएगी। यह बिहार राज्य का पहला अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंट भी है, इसीलिए ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यह राज्य में पहला अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंट होगा। एशियाई हॉकी महासंघ के जो अध्यक्ष हैं वो है दातो फुमियो आगुरा, इंपॉर्टेंट है जीके के हिसाब से। और हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं डॉक्टर दिलीप तिर्की, ये वर्तमान में हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, दूसरी अरिहंत श्रेणी पनडुब्बी का क्या नाम है जिसे 29 अगस्त 2024 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था? तो ए ऑप्शन है आईएनएस विक्रांत, बी ऑप्शन है आईएनएस कलवरी, सी ऑप्शन है आईएनएस अरिघाट, और डी ऑप्शन है आईएनएस चक्र। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी आईएनएस अरिघाट जो है ये दूसरी अरिहंत श्रेणी की पनडुब्बी है जिसे 29 अगस्त 2024 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। अगर कहीं पर आईएनएस मिल जाए लिखा हुआ तो ये इंडियन नेवल शिप की होती है, यानी कि इंडियन जो नेवल शिप होता है ये उससे रिलेटेड हो जाता है। और कहीं पर अगर आईसीजीएस हो तो वो इंडियन कोस्ट गार्ड सर्विस से रिलेटेड हो जाता है। तो यहाँ पर आईएनएस है तो ये इंडियन नेवल शिप से संबंधित है, और ये ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ेंगे अपने हम पॉइंट की तरफ। तो दूसरी अरिहंत श्रेणी की जो पनडुब्बी है आईएनएस अरिघाट, इसको 29 अगस्त 2024 को विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। आगे बात करें तो आईएनएस अरिघाट भारत के परमाणु त्रय को और मजबूत करेगा, परमाणु प्रतिरोध को बढ़ाएगा और क्षेत्र में रणनीतिक संतुलन और शांति में योगदान देगा, यानी कि जो भी परमाणु हमले होंगे या फिर जो भी परमाणु का खतरा होगा उसको मजबूत बनाएगा, परमाणु प्रतिरोध को भी बढ़ाएगा और क्षेत्र में रणनीतिक जो संतुलन है और शांति है इसको शांति बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण योगदान निभाएगा। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या कुछ इसकी योग्यताएं, मतलब क्या कुछ विशेषताएं हैं। तो लंबे समय तक यह पानी में डूबी रह सकती है। जो आईएनएस अरिघात है ये परमाणु हथियार ले जाने वाली मिसाइलों से लैस है, यानी कि जो परमाणु हथियार ले जाने वाली मिसाइलें होती हैं उनसे यह लैस है, और यह लंबे समय तक पानी में डूबी रह सकती है, पानी में छिपी रह सकती है आईएनएस अरिघात। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, ई नीलामी के तीसरे बैच में कितने एफएम चैनलों की नीलामी की जाएगी? तो ए ऑप्शन है 500 चैनल, बी ऑप्शन है 1000 चैनल, सी ऑप्शन है 730 चैनल, और डी ऑप्शन है 200 चैनल। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 730 चैनल जो है ये ई नीलामी के तीसरे बैच में चैनल इतने यानी 730 चैनलों की नीलामी की जाएगी। आगे अगर हम बात करें तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निजी एफएम रेडियो चरण तृतीय के नीति के तहत 234 नए शहरों में 730 एफएम चैनलों के लिए आरोही ई नीलामी के तीसरे बैच को मंजूरी दे दी है, यानी कि जो 730 एफएम चैनल हैं इनकी नीलामी ई नीलामी की जाएगी। कब? 28 अगस्त 2024 को इसकी मंजूरी दी गई है। नीलामी के लिए अनुमानित जो आरक्षित मूल्य है वो है 784.87 करोड़ रुपए, यानी कि 784 यानी कि लगभग 785 करोड़ रुपए नीलामी के लिए अनुमानित आरक्षित राशि है। 234 शहरों में एफएम चैनलों पर सकल राजस्व यानी कि जीएसटी को छोड़कर 4% वार्षिक लाइसेंस शुल्क भी लागू होगा, और इस प्रकार से ये जो 730 एफएम चैनल हैं इनकी ई नीलामी की जाएगी। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, बोइंग अंतरिक्ष यान में खराबी के कारण आईएसएस पर फंसे कौन से अंतरिक्ष यात्री फरवरी 2025 में स्पेस एक्स के साथ पृथ्वी पर लौटने वाले हैं? ये क्वेश्चन आपका भी कई दिनों से चर्चे में है
क्योंकि जब से ये जो अंतरिक्ष यात्री हैं वहाँ पर गए हुए हैं अंतरिक्ष में, वहीं पर फंस गए हैं, वहाँ पर वापस लौटने में काफ़ी सारी दिक्कतें हुई हैं इनको, अभी तक वापस नहीं आए हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि फरवरी 2025 तक, जैसा कि न्यूज़ निकल के आ रही है कि फरवरी 2025 तक ये लोग वापस पृथ्वी पर लौटने की पूरी संभावना है। तो कौन से अंतरिक्ष यात्री हैं जो अंतरिक्ष में फंसे हुए हैं? ए ऑप्शन है नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन, बी ऑप्शन है सुनीता विलियम्स और बैरी विल्मोन, सी ऑप्शन है क्रिस हैडफील्ड और पैगी विटसन, डी ऑप्शन है मार्क कैली और स्कॉट कैली। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी सुनीता विलियम्स और बैरी विल्मोर जो हैं ये वहां अंतरिक्ष में फंसे हुए हैं। बोइंग अंतरिक्ष विमान में खराबी आ गई थी जिस कारण से अंतरिक्ष में फंस गए। अब फरवरी 2025 तक स्पेस एक्स के साथ पृथ्वी पर वापस आने की पूरी संभावना बताई जा रही है। आगे अगर हम बात करें, आप यहाँ पे दे भी सकते हैं, ये सुनीता विलियम्स हैं और यहाँ पर बैरी विल्मोर हैं, ये आप देख सकते हैं। और आगे हम बात करें तो नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बैरी विल्मोर फरवरी 2025 में स्पेस एक्स के साथ पृथ्वी पर लौट आएंगे। प्रारंभ में उनके मिशन की योजना जो थी वो 8 दिनों के लिए बनाई गई थी, यानी कि जो इनका मिशन था वो 8 दिनों का था कि 8 दिनों में वहां जा करके जो कुछ भी शोध करना है, जो कुछ भी जांच करनी है, उन सभी जांच को कर करके 8 दिन में ये वापस आ जाएंगे। लेकिन उनका जो बोइंग स्टार लाइनर था उस अंतरिक्ष यान के साथ समस्याओं के कारण वे लगभग 8 महीने तक कक्षा में रहे हैं, यानी कि 8 दिनों तक के लिए बात की गई थी कि मिशन जो था उनका, मिशन की योजना थी 8 दिनों के लिए बनाई गई थी। लेकिन जब ये लोग अंतरिक्ष पहुंचे तो वहां पर इनका जो बोइंग स्टार लाइनर था अंतरिक्ष यान, उसमें कुछ टेक्निकल खराबी आ गई, समस्याएं आ गई, जिस कारण लगभग 8 महीने तक ये वहीं फंसे रहे हैं और अभी फरवरी 2025 में वापस आने की इनकी संभावना बताई जा रही है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ें तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार में किस स्थान पर खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया? तो ए ऑप्शन है पटना, बी ऑप्शन है भागलपुर, सी ऑप्शन है सिवान और डी ऑप्शन है राजगीर। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राजगीर, बिहार के राजगीर में खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया है, यानी कि अभी नया एक खेल विश्वविद्यालय यहाँ पर स्थापित किया गया है। खेल विश्वविद्यालय यहाँ पर स्थापित किया गया है, कहाँ पर? राजगीर बिहार में। राजगीर बिहार में खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे हम अगर डिटेल में बात करें तो हाल ही में बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में नीतीश कुमार, इन्होंने राजगीर में खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया हुआ है। राजगीर में एक खेल अकादमी, एक खेल परिसर और खेल विश्वविद्यालय का निर्माण किया गया, यानी कि राजगीर में क्या क्या, एक खेल यानी स्पोर्ट एकेडमी, खेल परिसर, खेल विश्वविद्यालय, इसका निर्माण यहाँ पर किया गया है। इसके अलावा वहीं परिसर में, यानी कि जो खेल विश्वविद्यालय है, जो खेल अकादमी है, वही परिसर में हॉस्पिटल की भी स्थापना की गई है। हॉस्पिटल की भी स्थापना की गई है, यानी कहीं किसी भी प्रकार से अगर कोई भी खिलाड़ी इंजर्ड हो जाता है, कोई चोट लग जाती है तो उसको तुरंत ट्रीटमेंट दिया जा सके, इसके लिए वहां पर एक हॉस्पिटल की भी व्यवस्था की गई है। यह देश का पहला ऐसा खेल स्थल है जहां एक ही स्थान पर खेल परिसर और खेल विश्वविद्यालय दोनों हैं। इस परिदृश्य से ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये देश का पहला ऐसा खेल स्थल है जो कि राजगीर बिहार में स्थापित किया गया है, जहां एक ही स्थान पर खेल परिसर और खेल विश्वविद्यालय दोनों हैं। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने सैफ अंडर 20 चैंपियनशिप फुटबॉल टूर्नामेंट जीता है? तो ये ऑप्शन है भारत, बी ऑप्शन है बांग्लादेश, सी ऑप्शन है श्रीलंका और डी ऑप्शन है अफगानिस्तान। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बांग्लादेश ने सैफ अंडर 20 चैंपियनशिप फुटबॉल टूर्नामेंट जीत लिया है। जैसा कि अभी हाल फिलहाल में बांग्लादेश से जो कुछ भी प्रॉब्लम्स निकल के आ रही हैं, वहाँ पर जो कुछ भी प्रॉब्लम्स हुई हैं, उनके बाद धीरे धीरे माहौल थोड़ा बहुत शांत होने का प्रयास वहाँ पर हो रहा है। और यहीं पर एक न्यूज़ निकल के आई हुई है कि बांग्लादेश ने सैफ अंडर 20 चैंपियनशिप फुटबॉल टूर्नामेंट जीत लिया है। आगे अगर हम बात करें तो हाल ही में बांग्लादेश ने सैफ अंडर 20 चैंपियनशिप फुटबॉल टूर्नामेंट जीता हुआ है। फाइनल मुकाबले में बांग्लादेश ने नेपाल को 4-1 के साथ में हराया हुआ है, यानी 4-1 से इन्होंने नेपाल को हराया। तो उपविजेता की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो नेपाल है वह उपविजेता बना हुआ है और फाइनल बांग्लादेश ने जीता है। यह पहली बार है जब बांग्लादेश ने यह चैंपियनशिप जीती है, यानी कि इससे पहले बांग्लादेश ने एक बार भी यह जो चैंपियनशिप है वो नहीं जीती है, सैफ अंडर 20 चैंपियनशिप। ये पहली
बार बांग्लादेश ने यह चैंपियनशिप जीती हुई है। आयोजन इसका नेपाल में हो रहा था और नेपाल को ही बांग्लादेश ने हराया हुआ है। भारत ने कब कब जीता, तो भारत ने वर्ष 2019, 22 और 23 में इस चैंपियनशिप को जीत चुका है। यानी कि जो भारत है वो अभी तक 3 बार यानी 2019 में, 2022 में और 2023 में ये जो सैफ अंडर 20 चैंपियनशिप फुटबॉल टूर्नामेंट है इसको जीत चुका है। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में अवनी लेखरा ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी ज्यादा, क्योंकि हाल ही में अभी पैरा ओलंपिक गेम्स चल रहे हैं। पैरालंपिक जो गेम है वो चल रहे हैं, कहाँ पर हो रहा है? पेरिस में हो रहा है, क्योंकि अभी ओलंपिक खत्म हुए पेरिस में ही, और जहाँ पर ओलंपिक होते हैं वहीं पर ही उस वर्ष का जो पैरा ओलंपिक है वो आयोजित किया जाता है। तो पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में अवनी लेखरा ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता हुआ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अवनी लेखरा ने स्वर्ण पदक जीता है। तो ए ऑप्शन है एथलेटिक्स में, बी ऑप्शन है शूटिंग में, सी ऑप्शन है तीरंदाजी में और डी ऑप्शन है भारोत्तोलन में। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शूटिंग में अवनी लेखरा ने स्वर्ण पदक जीत लिया है पेरिस ओलंपिक में। आगे अगर हम बात करें तो निशानेबाजी या फिर कह सकते हैं शूटिंग में, निशानेबाजी शूटिंग में अवनी लेखरा ने 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 इवेंट में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है, यानी कि इन्होंने इसमें गोल्ड मेडल जीत लिया है। इससे पहले वह पैरा ओलंपिक खेलों के इतिहास में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। यानी पैरा ओलंपिक में अभी तक 2 स्वर्ण पदक किसी भारतीय महिला ने नहीं जीते हुए थे। तो इससे वह क्या हुआ है कि पैरा ओलंपिक खेल के इतिहास में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला अवनी लेखरा बन गई हैं। अवनी लेखरा ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में 1 गोल्ड और 1 कांस्य जीता था, यानी कि इससे पहले जो टोक्यो पैरा ओलंपिक हुए थे तब अवनी लेखरा ने 1 गोल्ड जीता था और 1 कांस्य जीता था। अब इस वर्ष जो रहा है यहाँ पर इन्होंने अभी तक शूटिंग में 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 इवेंट में स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल इन्होंने जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? यानी कि जो ग्लोबल फिनटेक फेस्ट या फिर कह सकते हैं फेस्टिवल 2024 है, इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो ए ऑप्शन है मुंबई, बी ऑप्शन है नई दिल्ली, सी ऑप्शन है कोलकाता और डी ऑप्शन है अहमदाबाद। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 का आयोजन किया गया। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं ग्लोबल फिनटेक फेस्ट, और इसका आयोजन जो है वो मुंबई महाराष्ट्र में आयोजित किया गया। तो 5वां संस्करण कौन था इसका? अगर संस्करण की बात की जाए तो संस्करण था इसका 5वां संस्करण था। तो 5वां ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 28 से 30 अगस्त 2024 तक मुंबई महाराष्ट्र में आयोजित किया गया। यानी कि कब से कब तक हुआ? तो 28 से 30 अगस्त 2024 तक ये मुंबई महाराष्ट्र में आयोजित किया गया। संस्करण अब की बार यह 5वां था। रिजर्व बैंक के जो गवर्नर हैं शक्तिकांत दास और ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के अध्यक्ष क्रिस गोपाल कृष्णन भी इस अवसर पर मौजूद थे, यानी कि ये लोग यहाँ पर मौजूद थे। विषय क्या था इसका? विषय था वित्त के अगले दशक का ब्लूप्रिंट, जिम्मेदार AI, समावेशी लचीला, ये इसका इस बार का विषय था। इंपॉर्टेंट है, पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।